शुरुआत कहाँ से किया था हम लोगों ने, बोलो यार। वी हैव इनिशिएटेड फ्रॉम वेयर? हम लोगों ने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन किया, बोलो हाँ या ना। जो किसने किया था, क्या नाम था उस भाई साहब का? जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। उसने एक कैथोड रेस को डिस्कवर किया जिसकी स्पेसिफिक चार्ज आई थी, उसका वैल्यू था 1.76 into 10 to the power of 11 कूलम्ब पर केजी। उसने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली डिस्कवर नहीं किया। फिर हम लोगों ने एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उससे मैंने क्या निकाला, चार्ज। चार्ज को पुट किया तो मास का डेटा आ गया था क्या? तो मिलिकन ने और मिलिकन ने और थॉमसन ने मिलके दो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, बोलो हाँ या ना। उसके बाद बात आ गई किसकी, जल्दी बोलो। उसके बाद एक और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, बोलो हाँ या ना। वो किया था ई गोल्डस्टीन ने, अरे हाँ या ना। वहां से कौन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन। उसके बाद चैडविक भाई साहब आ गए, उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन वाली कॉन्सेप्ट बताया जिसमें डिस्कवरी किसकी हुई, न्यूट्रॉन की। तो हमारा एटम का बेसिक आइडिया वहां से निकल गया। फिर हम किसके तरफ बढ़ गए, बोलो। नील्स बोर की तरफ। किसके तरफ? नील्स बोर। और नहीं, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट होता हुआ ना। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी कर दी थी, न्यूक्लियस की। वहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इन सब के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियस के बाद मॉडल पे। ये पूरा का पूरा जो चल रहा था वो किसका मॉडल है, बोर्स का मॉडल है, ठीक है। बोर्स ने ये तमाम चीजें करी हैं, लेकिन बोर्ड ने अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने सिंगल का ही चर्चा किया है। कौन से इलेक्ट्रॉन का? सिंगल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो भैया हाइड्रोजन के बाद हीलियम भी करा है, लिथियम भी करा है, बट थोड़ा तो गौर करें आप। मैंने लिखा है हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। अगर हीलियम में प्लस दे दो तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। लेकिन एक अगर लूज करेगा तो कितना बचेगा, एक। अगर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन। अगर तीन इलेक्ट्रॉन से अगर लिथियम प्लस 2 कर दो तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दो। बचा कितना, एक। तो ज्यादातर मोटे तौर पे बोर्स ने एक स्पीसीज का चर्चा किया है अपने पूरे के पूरे मॉडल के अंदर। बट उससे सवाल किया गया कि भैया दो तीन वाले का क्या होगा, तो वो दो तीन का नहीं दिया था। बट ये बात सच है कि दो तीन के लिए भी जाके फर्दर एप्लीकेबल हो जाता है, बट बोर ने ये बात नहीं कहा था। आगे डिस्कवरी हुई, बोर्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, तो दूसरे एलिमेंट के लिए भी ज्यादातर ये एप्लीकेबल होने लगा था। बट उस समय बोर को ये बात की जानकारी नहीं थी। तो बोर ने ये बात का लिमिटेशन है कि बोर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करके, लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सुनिएगा, तो सबसे पहला क्या कमी था, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज एप्लीकेबल फॉर single electronic species. What about the two electronic species? What about the three electronic species? And now the discovery of 118 elements हो गई है जिसके अंदर न्यूमरस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं किया आपने? तो सही बात है, सोचो तो सही। नील्स बोर बहुत पुराने जमाने में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी डिस्कवरी वो सारे एलिमेंट्स की नहीं हुई है। तो लेकिन उनसे क्या आ जाएगा कि तुम एक ऐसा गाड़ी ना बना दो कि आज तो जो चलेगा कल के दिन वो स्क्रैप बन जाए, मतलब उसका कोई यूज ना हो। इतना तो बना दो एटलीस्ट कम से कम 10 साल चला सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये बात उनसे सवाल किया गया, तो वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए था। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? पहले सेल में तुम बोलते हो 2 होता है, दूसरे सेल में बोलते हैं 8 होता है, तीसरे में 18 होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन शब्द का तात्पर्य यही होता है ज्यादातर कि भैया हम किसी चीज को अरेंज कर पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो, मैंने अपने रूम के कॉन्फ़िगरेशन को काफी ज्यादा सिस्टमैटाइज किया। किताब थी वहाँ किताब है, जहाँ होना चाहिए वहाँ बेडशीट है, जहाँ खाने-पीने का सामान है वहाँ खाने-पीने का सामान है। तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन।
तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कोई खास चर्चा नहीं करी, इसलिए आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, जैसे कि अबॉस प्रिंसिपल आएगा, ठीक ना? साइंटिस्ट नहीं अबॉस, अबॉस एक शब्द है। आगे चल के सिटी रूल आएगा, वेव इक्वेशंस आएंगे, उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आएगा। ये सब के सब आके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का चर्चा किया था। उसके बाद जब कभी एटम्स को रखा गया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, देखो शुरू से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उलझे हुए हैं बार-बार। याद करो, मैंने डिस्कवरी ऑफ कैनाल बेस एक्सपेरिमेंट, सॉरी कैनाल बेस एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ, कैथोड बेस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा करा है। बोलो क्यूई क्यूबी देखना अपने नोट्स के अंदर। हमेशा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहीं जब कभी बोर्स के द्वारा दिए गए मॉडल्स को रखा गया इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक और स्पेशल सा इफेक्ट देखा गया, एंड दैट इफेक्ट वाज कॉल्ड एज अ जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए? जीमन और स्टार्क इफेक्ट। जीमन और स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का चर्चा करा। स्पेक्ट्रम क्या था? मैंने कहा स्पेक्ट्रम इज अ पैटर्न ऑफ लाइट। व्हाट इज दैट, जल्दी बताइए? पैटर्न ऑफ लाइट। पैटर्न ऑफ लाइट का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट पे लोअर लेवल से हायर एनर्जी पे जाता है, पैटर्न छोड़ देता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, हाँ या ना? जस्ट लाइक अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो उन्हीं पैटर्न ऑफ लाइट को जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, तो वो लोग और होना चालू हो गए, वो और छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। तो बोला ये कौन सी हुई कि स्पेक्ट्रम जो, तो पैटर्न ऑफ लाइट था, याद करो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये बीच-बीच में धारियाँ और पतली-पतली धारियों में बदलने लगी थी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था उसे कह दिया स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा था उसे कौन सा कह दिया? जीमन इफेक्ट। याद करो, आपके एवेंजर सीरीज में टोनी स्टार्क है, वो लीड रोल आयरन मैन का। तो स्टार्क वर्ड का मतलब होता है दैट इज स्प्लिटिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा समझ में? तो ये जो स्टार्क और जीमन इफेक्ट का चर्चा है, इसके बारे में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज था। सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन का कैसा अरेंजमेंट होना था, इसका चर्चा नहीं था। तीसरी की थी उसने, तो लिखिएगा पहले, this model only explains, this model only explains, this model only explains about, about, explains about single electronic species. This model only explains about single electronic species. This model explains about single electronic species. Single electronic species such as hydrogen, such as hydrogen, hydrogen को H लिखिएगा केवल, such as hydrogen, कॉमा डाल के He प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इसके बारे में चर्चा किया था इन्होंने। H लिखा हुआ है सब कुछ, He प्लस, Be प्लस, Li+2, Li+2, Be+3, Li+2, Be+3, फिर से Li+2, Be+3, लिथियम +2, बेरिलियम +3। ओके, इसके बारे में चर्चा किया था किसने बोलो? हाइड्रोजन ने, सॉरी बोर्स ने। बोर्स ने नहीं बताया कि दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का क्या हो, बट अलग और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एप्लीकेबल तो हो गया था, बट उसमें भी सर्टेन लिमिटेशंस आने लगे। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड लिखिएगा, दिस मॉडल डज नॉट, दिस मॉडल डू नॉट, दिस मॉडल डू नॉट, दिस मॉडल डू नॉट, दिस मॉडल डू नॉट gives the satisfactory explanation, gives the satisfactory explanation, satisfactory with the spelling, satisfactory explanation, satisfactory explanation, explanation about, this model does not give satisfactory explanation about, explanation about, इसका नहीं explanation, this model does not give satisfactory explanation about arrangement of electrons in the given, arrangement of electrons in the given atom, arrangement of electrons in the given atom, arrangement of electron in the given atom,
इन द गिवन एटम, ऑब्लिक डाल के लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, distribution of electrons in different cells, distribution of electrons in different cells, distribution of electrons in different, distribution of electrons in different cells, distribution of electron in different cells. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे थर्ड, तीसरी गलती क्या थी, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पेसिस के बारे में चर्चा किया। तीसरी क्या थी कि स्पेक्ट्रम वाली जो लाइट्स थी वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड में जो होगी उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, जीमन इफेक्ट। चलिए मैं स्पेलिंग भी लिखना चाहूंगा, कौन सा इफेक्ट कहते हैं, जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क के बारे में सुना है ना, आयरन मैन फिल्म देखा है बोलो, नहीं देखा है बोलो, देखिएगा, नहीं सुना है, टोनी स्टार्क, आयरन क्या होता है, तुम नहीं देखे एवेंजर सीरीज? हाँ हाँ, बीटीएस नहीं देखता यार, बीटीएस वाले साले मेरे को बेकार लगते हैं। मुझे टोनी स्टार्क अच्छा लगता है, कैप्टन अमेरिका, वो काफी अच्छा लगता है, वो है अच्छा, कैप्टन अमेरिका अच्छा है ना, बोलो यार। टोनी स्टार्क भी काफी स्मार्ट है हर तरफ से, तो वो सही लगता है। चलो लिखो, ये वो वाले नहीं लगते, वो कौन से हैं यार, कोरियंस, पता नहीं क्या है वो, डोगरा उसको सही कहते हैं। आ जाओ लिखो, हाँ मुझे एवेंजर्स बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आ, एक बार ऐसे करके गया था, वो कुछ सामान लाने के लिए भेजे, फंक्शन था, और रात का वक्त हो रहा था, 9 बजे, नहीं 8 बजे, और दिल्ली में सामान लाने के लिए पापा भेजे थे वो मार्केट में। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, वो मॉल में आया, फिर बैठे बैठे हम लोग का क्या प्लान बना, नहीं बना, बट मूवी का टिकट काट लिया। वो क्वांटम रैलम सीरीज थी आंटमैन की, उसके अंदर एटम के अंदर घुस के वो नए नए स्पीसीज को खोजता है। और हाँ 3D में, हाँ वो मैं अपने ग्लासेस पे 3D ग्लास लगा के, मेरे को तो ग्लासेस लगे हुए मायोपिक केसेस, ग्लास लगा के मैं 2.5 घंटे मूवी देख के निकला, अब मार्केट क्लोज, सामान नहीं मिला, और मेरे घर से बहुत सारे कॉल्स आ गए, उसके बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा हर जगह कि मैं कहाँ पे था। तो मैं टोनी स्टार्क वही एंटमैन का सीरीज देख रहा था बैठ के। देखिएगा यहाँ पे, लिखिए, तो व्हाट इज दैट, लिखिएगा, द स्प्लिटिंग ऑफ, इट डज नॉट एक्सप्लेन, लिखिएगा, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन, explain splitting of spectral lines. It does not explain splitting of, कुछ लोग splitting लिख रहे हैं यार, splitting, SPLITTING, split का मतलब होता है टूटना, split का मतलब होता है थूकना, splitting लिखे आप, splitting of spectral lines, spectral lines, splitting of spectral lines in the presence of, splitting of spectral lines in the presence of, splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, ब्रैकेट में लिखो जीमन इफेक्ट, is the Zeeman effect, splitting of spectral lines in the magnetic field, ब्रैकेट में लिखो जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, and 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 in electric field, 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 electric field, ब्रैकेट में लिखो स्टार्क इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखो स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और थी, सुनो, हम लोग क्या निकाला बोलो, रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, अरे बोलो हाँ या ना,
काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब आ सकता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन बोर ने एक बात सबसे गलती करी कि उसने कुछ चीज़ को इग्नोर कर दिया। बोला हो रहने दो, ऐसा टाइप से। ये हो रहने दो उसके लिए बहुत भारी पड़ा। वह हो रहने प्रॉब्लम क्या था कि प्रिंसिपल डिस्कवर हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आगे चल के पढ़ेंगे। सो कहते हैं नीति प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग नीति प्रिंसिपल। मतलब जो सर्टेन ना हो। बोलो यार ये सुनो, प्रिंसिपल। आगे चल के उसका स्टेट कौन है वो इतना मॉर्निंग वॉक उगेगा तब घर जाएंगे। हमें याद नहीं रहता। बोलो यार स्पीड का फॉर्मूला बोलो बोलो 2.8 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। हाँ या ना? अब अगर मैं जेड एन का 1 भी रख दूं तो वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10⁻6। मानते नहीं मानते? अब ये साला कोई नॉर्मल स्पीड है क्या? 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। भाई तुम 2 कदम लोगे तुम इलेक्ट्रॉन पृथ्वी छोड़ के बाहर जाओगे। नॉर्मल है नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये स्पीड लगभग नियर बाय स्पीड ऑफ लाइट है। से आगे चल के रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ाए हम बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके पास इतनी ज्यादा है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम और आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम उतने जल्दी से उतने स्पीड को एक्वायर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है और जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है सोच के बताओ। जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है अभी तुम पता करने गए भैया तुम्हारा कहाँ पोजीशन है? अरे भाग के उधर। अरे बोलो। फिर बोले तुम कहाँ पे करो? फिर भाग के उधर। अरे बोलो यार वो रुक रहा है क्या? और कितनी तेजी से चल रहा है? बहुत तेजी से। अरे बोलो ये सोनू। फिर बोलेंगे कहाँ 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 तुम रुको न्यूक्लियस से कितना दूर है? फिर भाग गया उधर। अरे बोलो। आप एक बात बताओ जिसके पास स्पीड इतनी ज्यादा है उसका या तो स्पीड कर लो या तो पोजीशन पता कर लो। क्योंकि स्पीड पता करने जाओगे तो पोजीशन नहीं मिलेगा और पोजीशन पता करने जाओगे तो यही प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है कि एक बार में स्पीड और रेडियस को पता करना पॉसिबल नहीं है। आप एक बार में या तो स्पीड निकाले या रेडियस निकाले पर बोर ने तो फॉर्मूला दे दिया 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड डिग्री एंगस्ट्रॉम हमारे रेडियस का फॉर्मूला है और वेलोसिटी भैया निकालना है तो 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन ये स्पीड का फॉर्मूला है। हम थोड़ा करके निकाल भी लेते हैं पर सोचो तो सही प्रैक्टिकली सोचना जो इतने हाई स्पीड से चल रहा है वो कहाँ टिकेगा? तो कहाँ से उसका पोजीशन ले पाएंगे? और सुन लीजिए इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं आगे चल के श्रोडिंगर भी इक्वेशन में बताएगा ये सारी बातें आपकी काल्पनिक है बट इसको भी प्रूव करके सही करेंगे वहां पर और उसने अलग ही एक ट्रैक देगा वो। उसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। कभी-कभी टीचर ने शो ऑफ के लिए आपको पढ़ा दिया होगा एसपीडीएफ। नहीं पढ़ाया? हैं? पढ़ाया था ना? मेरा छोड़ दो, मेरा छोड़ दो। मैं उस स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से आप पास आउट हुए हैं। डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, होली किंगेज, रोजबर्ग, सेंट जेवियर्स जो भी था। नहीं पढ़ाया था कभी एसपीडीएफ? पढ़ाया था? कभी नहीं पढ़ाया? साला। युगांडा में ऐसे-ऐसे स्कूल्स हैं? पढ़ाते भी नहीं? आ जाओ। हाँ, मान लिया कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई होता है, हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ, ये बात तो सही कर रहे हैं, ये एग्री करते हैं। भाई हम भी डीएवी से पास आउट हैं। पढ़ाता खूब है, बट क्या पढ़ाता है पता ही नहीं चलता है ना? रियलिटी सब स्कूल का है। वकील है, सुन रहा है, सब रिकॉर्ड देगा कट करके वहाँ डाल। दे दे क्या करेंगे? रियलिटी यही है। मैं तुमको अभी बोलता हूँ, 10th का सिलेबस 2 से 3 महीने का गेम है। रियलिटी बता रहा हूँ। 2 से 3 महीने में पूरी साइंस खत्म की जा सकती है अगर अच्छे से पढ़ा दे टीचर तो।
कराते क्या है पता नहीं, लैब वगैरह तो छोड़ ही दो। लैब का मतलब बच्चा लाइन लगा के गया, लाइन लगा के आया, बस कुछ भी नहीं। वहां खड़ा होकर देख रहा है, लैब में को टेढ़ा करेगा, लड़का लोग को नहीं मिलने ग्लास फोड़ेगा। मैंने भी फोड़ा, मुझे भी पता है। हाँ, रुक लगेगा ना, जब पता चलेगा कि हम ही फोड़े थे। हाँ, नहीं ना, हम चेंज भी नहीं किए थे, हम तोड़ दिए बस, चल दिए फिर। टूट गया, मेरा गलती थोड़ी था। मैं उसको बस छोड़ा, मतलब इसमें कोई गलती है? हम यहाँ से छोड़ दिए उसको, मेरा कोई गलती है? हम ये चेक कर रहे थे फूटेगा नहीं फूटेगा, वो फूट गया, गलती तो गिलास का था। बस फिर हम चल दिए। उसके देखो झंडा का पाइप रखा हुआ था, वैसे पाइप रखा लोहा का, और ये क्या किया बंदे, 4-5 तो हाइट पे रखा हुआ था, 4-5 लड़के को चुल मचाओ गिरा दिया। आवाज क्या, पूरा स्कूल गूंजा। अलगे सब टीचर लोग निकल के क्या हुआ, बम फूटा, क्या हुआ? झंडा वाला पाइप गिरा दिया था, वो पाइप ऐसे रखा था हॉरिजॉन्टली, और पता नहीं किसी ने बैठा के रखे हुए थे, बस कुछ चुल मचा उसको उठा के छोड़ दिया, बस वो आवाज किया बस। तो ये हुआ है। हाँ, हम लोग कहाँ थे? 3 ही हुआ है अभी तक। कितने कितने 3 हुए थे केसेस। हाँ सुनो, तो एक साथ इलेक्ट्रॉन, सुनो, एक साथ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी पता करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा है। इस प्रिंसिपल को आगे चल के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है? लेकिन इस बात पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बोला हाँ, क्या क्या बोलते रहता है ये लोग, हम तो फॉर्मूला निकाल दिए, बट ये बात इनको भारी पड़ गया। आया समझ में? तो लिखेगा, इन हिज मॉडल, इन हिज मॉडल, इन हिज मॉडल he ignores, he ignores, in his model he ignores, in his model he ignores, उसने इग्नोर किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेलिंग में दिक्कत, अनसर्टेन करो, अनसर्टेन लिखो सब कोई, और टी वाई लगा दो, अनसर्टेनिटी, और टी वाई लगा दो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? इग्नोर्स वर्ड जल्दी बताइए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यार यस और नो। और एक बार कुछ दिन पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर्स होते हैं, वेव नेचर और उसी से निकाला था बॉडी ब्रॉगलीज वेव, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, 3-4 फॉर्मूला जो निकला था, एच बाई एम बी, एच बाई रूट अंडर 2m के ई, एच बाई रूट अंडर 2m क्यू वी डैश, अरे था ना? आपको कैसे याद रहता है? मुझे बहुत कुछ याद रहता है। बोलो यार ये सोनो, उसने इसको भी इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया था? क्या लिखा था? क्या लिखा है बोलो? इन इन हिज मॉडल ही इग्नोर्स, क्या जल्दी बताइए, अनसर्टेन प्रिंसिपल एंड 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 dual nature of, and dual nature of, and dual nature of particle, and dual nature of particle, and dual nature of particle, dual nature of particle को क्या कर दिया उसने? इग्नोर कर दिया, और जैसे इग्नोर किया तो उनके अंदर ये सारी लिमिटेशंस आ गई, ठीक है? हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, और समझेंगे कि और क्या क्या बेसिकली हो सकता है। चलिए बढ़े क्या? चलिए लिखेगा सब कोई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ये क्या होता है भैया? स्पेलिंग में दिक्कत, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो बात की बात है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग लिख लीजिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेन सर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब लुक हियर, ये हाइजेनबर्ग एक जगह अनसर्टेनिटी लिखा है ना,
वहां जहां अनसर्टेन लिखाया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखाया है, लिमिटेशंस में उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि पता चले ये आगे पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 में अनसर्टेनिटी लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और क्या कहा बोलो यार, सुनो सब कोई। पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक वक्त पर उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी पता करना। क्या नहीं पता कर सकते आप? उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी। और अगर पता करेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी आपसे। यू विल सफर अ सर्टेन काइंड ऑफ एरर, ठीक ना? और ये बात बिल्कुल सही था और हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था इसको, ठीक है? और अनसर्टेन क्यों? क्योंकि एक चीज सर्टेन है तो दूसरा चीज अनसर्टेन। एक चीज सही आया तो एक चीज गलत आएगा ही आएगा, ठीक है? तो लिखो क्या लिखा था ना, लिखेगा। इट इज इट इज impossible to determine it is impossible to determine it is impossible to determine simultaneously simultaneously को समझते हो? Simultaneously, here is the spelling. Heisenberg uncertainty principle कहता है it is impossible to determine, क्या बोलो? Simultaneously the position the position the position and momentum, लिखो पहले ऐसे, momentum of electrons at a time of electrons at a time of electrons at a time। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा इन्होंने कि भैया पोजीशन और मोमेंटम। भैया भैया आपने वेलोसिटी बोला, कहां से मोमेंटम ले आए? समझाता हूं घबराओ मत, बताता हूं। इसने क्या कहा सुनो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। वो ये जब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, डी ब्रोगलीस वेव वगैरह, नहीं पढ़ा क्या? एच बाई लेमडा, एच बाई पी, एच बाई रूट, पता था ना? इसने क्या कहा कि एक साथ में मोमेंटम और पोजीशन को आप पता नहीं कर सकते, तो भैया आप वेलोसिटी का चर्चा किए थे। वेलोसिटी का ही चर्चा है बच्चा, देखो यहां से। इसने थोड़ा सा एडवांस किया अपने स्टेटमेंट को। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। पहली बात, ये डेल्टा डेल्टा क्या है? डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है एरर इन मोमेंटम, एरर इन एक्स। या तो आप इसको सही करोगे तो ही गलत हो जाएगा, ये एरर है। डेल्टा का मतलब होता है एरर, गलती जो हो रखी है। और अगर इसको सही करो तो ही गलत हो जाएगा। तो ये क्या है जल्दी बताइए? एरर है किसमें जल्दी बताइए? एरर इन, बोलो सब कोई, मोमेंटम एंड पोजीशन कर दे। क्या क्या बोले यहां से? पोजीशन, ठीक है क्या? एक को सही करने गए दूसरा गलत हो गया, दूसरे को सही करने गए पहला गलत हो गया। और ये दोनों मल्टीपल ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। एच अपॉन 4 पाई के मतलब इससे बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर ही हो सकता है। इसका मतलब बहुत गौर समझेंगे। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो बच्चा? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या चीज? तो मास इनटू वेलोसिटी लिखिए। डेल्टा एक्स कीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन, कर सकते हैं क्या? फिर फर्दर इसको लिखेंगे डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। एम को इधर ले जाएंगे क्या? 4 पाई क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा। बताओ ये पोजीशन नहीं आ गया क्या? आ गया ना? और एच अपॉन 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है। एच कौन सा कांस्टेंट? बार बार प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? 4 पाई कांस्टेंट है ही। मतलब अगर आप एक को बढ़ाओगे तो एक अपने आप घट जाएगा, और एक को घटाओगे तो एक अपने आप बढ़ जाएगा। ये फिक्स कांस्टेंट के बराबर है। और अगर दोनों को पता है कांस्टेंट के बराबर एक को बढ़ाएंगे जाएगा। कैसे, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो समझाते हैं। अगर मैंने कहा, सर बच्चे ध्यान देना, अगर मैंने कहा 4 8 बोलो सभी कोई, 4 8 का 32 एक कांस्टेंट के बराबर है नहीं है? बोलो हाँ या ना? मैं 4 को घटा के 2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 2। तो 8 को क्या करना पड़ेगा जो 32 आ जाए? बढ़ाए या घटाए? बढ़ाए। तो कितना आ गया बोलो? 32। मैं 2 को और करके कम कर देता हूँ। अब क्या करें? 32 इज इक्वल टू 32, बोलो हाँ या ना?
अगर तुम एक को घटाओगे, तो एक को बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? अगर तुम एक को बहुत करेक्ट ला रहे हो, तो दूसरा अपने आप इनकरेक्ट आ जाएगा। एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। मतलब एक का करेक्टनेस अगर बढ़ रहा है, तो दूसरा खुद ब खुद घटने लगेगा। आया समझ में? दिस प्रिंसिपल वाज़ कॉल्ड एज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये किसने दिया था बोलो जबकि? इट वाज़ गिवन बाय व्हाट जल्दी बताइए? हाइजेनबर्ग ने। एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट और ये कई बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलो कर लो कॉपी। चलो कर लो कॉपी सभी कोई। सभी को क्लियर है बोलो यार? एक साथ आप पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते। गलती होगा, ठीक है? अच्छा, ये पार्टिकल जो था ये मोशन सॉरी ये जो प्रिंसिपल था, इससे एक फ़ायदा हुआ कि सबसे पहला ये ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रॉन के। ट्रैजेक्टरी बोले तो उसके रास्ता को, क्यों कैसे घूम रहा है। उस समय, बाद में उसमें चेंजेस आएगा। आएँगे श्रोडिंगर भाई साहब वो गलती करेंगे इन सबको। लेकिन वो अलग बातें हैं। लेकिन उस समय इन्होंने डिफाइन कर दिया, उस समय जो दिख रहा था, तो सबसे करेक्टनेस वो हुआ था, किसने ट्रैजेक्टरी डिफाइन कर दी किसकी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, सिर्फ हाईली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फुल से बड़े लोगों के लिए मत लगा देना। तुम्हारा पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ पता हो सकता है। तुम 150 मीटर पर सेकंड से फलाना चेक पोस्ट क्रॉस किए। कौन सा बिग डील है? सीसीटीवी कैमरा? अरे हाँ या ना? उसे छोड़ दो नीचे स्पीडोमीटर्स लगे सॉरी नीचे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो डायरेक्ट जीपीएस से आपका स्पीड बता देंगे फट से। तुम्हारा पोजीशन भी पता चल जाएगा, तुम्हारा स्पीड भी पता चल जाएगा। तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं ऐसा नहीं कि तुम सोच लेना पोजीशन तो नहीं पता कर पाओगे, स्पीड पता कर लोगे। स्पीड पता करोगे तो पोजीशन नहीं पता चलेगा। भाग जाएँगे हम तो। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी सारी चिट्ठी-पत्री निकल जाएगी एक बार में अगर भागोगे तो। इज़ इट ओके? तो इसलिए स्पीड और पोजीशन तुम्हारा पता हो जाएगा। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आपके लिए, मेरे लिए। हम माइक्रोस्कोपिक्स हैं। हम बहुत छोटे हैं। घर से आने में हमको कम से कम 3 दिन लगता है क्या? नहीं, ये किसके लिए है? बहुत छोटे पार्टिकल, ठीक है? स्मॉल पार्टिकल सब एटॉमिक्स के लिए, ठीक है? लिखिएगा, स्टार्ट करो। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोलो सारे बच्चे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोलो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर microscopic particles scopic particles and doesn't applicable and do not applicable for and do not applicable for macroscopic particles and do not applicable for what जल्दी बताइए macroscopic particles macroscopic particles ठीक है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है
मैक्रो। हमारे आपके लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। हमारा पोजीशन, हमारा स्पीड सब पता होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? हम चलते कितने से? 100, 200, बहुत हुआ 250, अगर ज्यादा स्ट्राइक में चल रहे हो, उससे ज्यादा सवाल ही नहीं पैदा लेता। अगर तुम उससे ज्यादा सोच भी रहे हो तो भैया एक्सीडेंट प्रोन जोन है, नहीं चलाना चाहिए गाड़ी वाड़ी को इतने से। 100-200 बहुत हो गया, 200 इज सफिशिएंट। गाड़ी नहीं संभलती अच्छे अच्छों से। इज इट ओके? तो क्या हो जाएगा, अब शू माकर तुम बन जाओ 400 मीटर पर सेकंड। इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 400 भी गाड़ी जाती है। उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम अपने बैठ गए युगांडा वासी और एकदम एक्सेलेरेटर घुमा दिए, तुम भी कहीं हो पता नहीं चलेगा। ये हम जाके पढ़ेंगे एक्सीडेंट्स कैसे इनकर होते हैं, जब कभी रोड पे इनकर होते हैं। ये बात हम लोग पढ़ेंगे अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, और वहां पे फ्रिक्शन नाम का एक टॉपिक आएगा, वह एक्सीडेंट्स बताएंगे। और तुम्हें बताएंगे कि जब कभी हाईवेज पे जाते हो तो बगल में बिल्ला क्यों लगा रहता है, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर, टर्निंग, वो सब क्यों लगा देते, उसके पीछे लॉजिक। ऐसा नहीं सरकार को अच्छा लगता है, तुम्हें दिखाई देता है, ये बातें नहीं कर, उसके पीछे लॉजिक है। और वहीं पे ऐसा क्यों लगाया है, देखते हो चेक पोस्ट आती हैं, या फिर तुम ऐसा मान लो जहां पे टोल आता है, टोल के कुछ देर के बाद एक स्पीड लिमिट मेंशन होता है। क्यों मेंशन होता है, लॉजिक देखिए, जहां टर्निंग होगी उसको बैंक ऑफ रोड कहते हैं, वहां पे स्पीड्स क्यों लगाते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। और लेकिन बात करेंगे वहां पे कैसे कैसे क्यों होता है, सबका लॉजिक है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लाएंगे एक दो डेटा को। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे आते हैं। इसने क्या किया बोलो, माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल था, मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी बात है, इसने सबसे बड़ा अगर पूछा जाए आपसे 4 स्टेटमेंट देखे, ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशंस, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या था। तो आंसर है कि इसने डिफाइन कर दिया कि ट्राजेक्टरी कैसी होनी चाहिए। ट्राजेक्टरी बोले तो उसका रास्ता कैसे था इलेक्ट्रॉन का उस टाइम पर। बट वो जाके बाद में थोड़ा चेंजेस होगा, तो उसको गलत नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मॉडिफाइड वे। ऐसे समझे, मॉडिफिकेशन हो जाएगा रास्ते में। ठीक है, एक हाईवे एकदम प्लेन जा रहा है, और क्या होता है, एक हाईवे को इस तरीके से टर्न कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखो ऐसे हाईवे स्ट्रेक की तरह जाता है, नदियां भी बहती है ना ऐसे ऐसे, मैं उसको एक फ्लो कहता हूँ, नाम भूल रहा हूँ बस, समथिंग इस टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं बोलो यार, नदियां कैसे से फ्लो होता है, स्लैंडर, स्लैंडर फ्लोज कहते हैं इसको। हाँ हाँ, नदी जब अपने साथ वो ग्रेनुअल्स को लाती है, डिपॉजिट कर देती है, तो अपनी रास्ता बदल लेती है, फिर वैसे चलती है स्नेक की तरह। खास करके तुम जाओगे ना वहां पे, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, जो ग्रेटर हिमालयस के आसपास है, वो आपके देहरादून के आसपास का इलाका, ठीक ना, तो वहां पे जितनी हिल स्टेशन है वहां पे नदियों का ऐसा करके फ्लो है। लॉजिक है उसका कि वो पहाड़ों से डायरेक्ट निकल के नदियां आती हैं, दैट इज अ बेसिक रीजन। चलो ज्योग्राफी की बात है, हटाओ उससे, आपको कोई मतलब नहीं। हम यहाँ आते हैं, इसने क्या डिफाइन करके बोला, ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी बोले तो रास्ता, ट्राजेक्टरी बोले, पाथ बोले, लोकस बोले, सुनो, इसी चीज को लोकस बोलेंगे कब, जब मैथ्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैथ्स। पाथ पढ़ेंगे रियल लाइफ में, पाथ बोल देते हैं अंग्रेजी वाले, और हम फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले क्या बोल देते हैं, उस रास्ते को ट्राजेक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, एक और दूसरा लिख लो, दो ही है इसमें ऐसे पॉइंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट of Heisenberg uncertainty principle, the most important achievement of Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle was, Heisenberg uncertainty principle was, uncertainty principle was that, was that, that he defines, that he defines, that he defines the trajectories of, he defined the trajectories of, trajectories, भैया आप बोल तो देते हैं, हम आए आए करते रहते हैं, ट्रीज, ट्राजेक्टरीज, ट्राजेक्टरीज, सोफिस्टिकेशन के लिए पाथ, ट्राजेक्टरीज, सोफिस्टिकेशन के लिए ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in a given atom of electrons in a given atom of electrons in a given atom, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा इनका क्या हो गया बोलो? अचीवमेंट था, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि क्या चर्चा नहीं किया, किस चीज़ को इग्नोर कर दिया बोर ने? बोर ने क्या चीज़ को इग्नोर कर दिया? डुअल नेचर को। किसको? डुअल नेचर। और डुअल नेचर में हम लोगों ने डी ब्रोगली वेव ऑलरेडी पढ़ रखा। बोलो हाँ या ना? पढ़ा नहीं पढ़ा? पार्टिकल सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन के पास 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के कारण उसके पास एक वेव बना था, उसको डी ब्रोगलीज वेव कहे थे और उससे जो वेवलेंथ निकला उसको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कह रहे थे। बोलो हाँ या ना? बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूलाज निकाले, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, E इज इक्वल टू एच न्यू, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। ये सब जो था वो डुअल नेचर को सेटिस्फाई किया। दो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरी बात है वो जो आपको डी ब्रोगलीज वेव कहा था। इन्होंने मिलके और आगे चल के और पढ़ोगे आप डिटेल में, देखो बहुत कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मेन मेन साइंटिस्ट के नाम है, आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसे कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। वहां पे प्रूफ किया जाता है मैथमेटिकली और वहां पे एक डिफ्रैक्शन फेनोमेनन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अब इतना मैं नहीं जाऊंगा टफ टफ, जो हम कभी कभी जो भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं जारगन्स। क्या कहते हैं इसको? जारगन्स। ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दो सामने वाला को समझे ही ना, और जैसे बोलते हैं रास्ता, आराम से कोई समझ जाएगा और उसको ट्राजेक्टरी तुम्हारा ये है। मतलब ये कुछ ज्यादा दिखावा हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। भाषा वो होनी चाहिए, सुन लो, जो सबसे इजी वे में सामने वाले को समझा दे। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो ना, वो ज्ञान का पहचान वहीं पे हो जाएगा कि तुम अपनी बात को कितने पुख्ते तरीके से रख सकते हो, ना कि अपने नॉलेज को। अब आके तुम 100 को वर्ड याद कर ले तुम भाई भरकम, हाँ भाई बोले जा रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, अरे यार बोल क्या रहे हो, है कि नहीं? अब तुम ठहरे मान के चलो कहीं के जिलाधिकारी, अब तुम चले गए गांव में, अब वहां लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, बहुत इंटीरियर गांव है, एकदम डेवलपमेंट होवे नहीं किया है। अब वहां पे जाके उसको अलग अलग बोल रहे हो, यहाँ से जो ट्राजेक्टरी जाएगा ना इसे टर्न होके, उसको पता ही नहीं है मालिक रास्ता बस उसको रास्ता ही बोल ले, ठीक है? भाषा एकदम ईज़ी होना चाहिए, नॉलेज एकदम तख्ता होना चाहिए। भाषा वो होना चाहिए जो तुम्हारे नॉलेज को बहुत सरल चीज़ों में बता दे किसी को, एकदम ईज़ी लैंग्वेज। ऐसा कि मतलब हो कि क्या है, ये तो ईज़ी है। समझ में आया? दैट इज़ द वे। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। क्लियर हो गया? क्या बोल रहे थे हम लोग? चलो, डुअल नेचर समझ में आ गया? डुअल नेचर का कौन-सा नेचर? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर लिखो। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल टॉपिक डालो, उसका थ्योरेटिकल लिखा देता हूँ। पढ़ चुके हैं हम लोग सब कुछ। डुअल नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ये क्या कहा था? लिखिएगा पहले। इसके बारे में बात करेंगे, डी ब्रोगलीज वेव। डी ब्रोगलीज वेव लिखो। डी ब्रोगलीज वेव, डी ब्रोगलीज वेव। स्पेलिंग लिख दें? पहले नहीं लिखे थे तुम लोग डी ब्रोगली यार? तुम भूल जाते हो। डी ब्रोगलीज वेव। देखो, डी ब्रोगलीज वेव। ब्रोगली भैया ने क्या कहा था बोलो? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा और उसका वेव कभी भी नेचर में नहीं फैलेगा, वो उसी के साथ ही रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा पूरी जिंदगी, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिएगा। पहले क्या कहा सुनो सारे बात सुनो। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पहले लिखो, एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, जितना बात पढ़ा है उसको थ्योरी में लिखा रहा हूं। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट has a wave character, has a wave character. Every moving object has a wave character. Every moving object has a wave character. Every moving object has a कैसा character? Wave character. कोई भी चीज दुनिया के अंदर चल रही है उसके अंदर वेव कैरेक्टर है। हम आप जो चल रहे हैं हमारे साथ एक वेव चल रहा है, बट वेव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जो हम पे कोई इम्पैक्ट डाल दे। अगर वेव इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती ना तो आसपास तुमको करंट लगता रहता। तुम चल रहे हो, तुम्हारे साथ एक वेव है, बोलो हाँ या ना? तो तुम
तुमको तार से झटका लग जाता डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर वेव का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो तो इलेक्ट्रिक वायर से तुम एसोसिएट हो जाओगे डायरेक्ट। लेकिन ऐसा होता भी है कई बार, ऐसे केसेस देखिए। आप लोगों ने देखा है, एक वीडियो वायरल हुआ था काफी ज्यादा, एक इंसान ईयरफोन सुन रहा था, डायरेक्ट तो शॉक लग गया। रेलवे स्टेशन का वीडियो था, वो ऐसे करके सुन रहा था, ईयरफोन लगाए हुए था, क्योंकि वहां पे काफी हाई वोल्टेज की वायर्स जाती है ना, ऐसे लगा खतरा, 11,000 वोल्ट। कहीं पुल वुल पे चढ़ के गए होगे ना वो, प्लेटफॉर्म बदलने के लिए। हम भैया पटरी से ही टप जाते हैं। नहीं, अरे चढ़ के गए हो ना यार। अच्छा, वो खतरे में जो मुंडी है, वो लेडीज का है या जेंट्स का है? ये बताओ दो। वो खतरे में जो स्कल है, वो किसका मुंडी है? लेडीज का या जेंट्स का? किसी का नहीं, किसी का नहीं। आज ये बात पता करके आइएगा थोड़ा सा, खतरा वाला मुंडी किसका है, ठीक ना? आइए, तो हम बात कर रहे थे क्या चीज, भूल जाते साला। एवरी मूवी, हाँ, एज अ वेव कैरेक्टर। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। डी ब्रॉगलीज वेव्स आर, नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्रॉगलीज वेव्स आर associated with, de Broglie's waves are associated with, de Broglie's waves are associated with, de Broglie's waves are associated with, waves are associated with moving electrons, are associated with moving electrons, are associated with moving electrons, and they not radiated into space, and they not radiated into space, and they not radiated into space, radiated, रेडिएशन से रेडिएटेड बना है, रेडिएटेड इनटू स्पेस। रेडिएशन सुना होगा ना? हाँ, वेरी गुड। रेडिएशन मतलब सन से जो लाइट रेज आते रहते हैं उसको रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएटेड इनटू स्पेस, सुन लो। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव चल रहा है, शब्द समझो इस मीनिंग, ये हर एक चलने वाले पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अगर तुम्हारे पास मास है, तुम चल रहे हो, वेव होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है कभी भी स्पेस में नहीं गायब हो सकता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ चलता रहेगा। इस कारण से मैंने एक फोटो बनाया था, याद करो वो दिन मैंने एक फोटो बनवाया था आपसे, बोलो हाँ या ना? बनवाया था। इसको कौन सा वेव कह रहे थे? डी ब्रॉगली वेव कह रहे थे क्या? और इसका ही वैल्यू निकाला था हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सारे बच्चे ध्यान देना। एक बात बताओ यार, लिम्डा का एक फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, याद करो वो दिन। बोलो बोलो बच्चों, लिम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी बोला था, भूल गए क्या? लिम्डा और एम में रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये नीचे और ये ऊपर, तो ये बढ़ेगा तो ये। बताओ, अब तुम अगर दौड़ना चालू कर दिए, बोले आज साल हम डी ब्रॉगली वेव बना के रहेंगे। तुम पार्क में गए, गोल गोल घूमने लगे इलेक्ट्रॉन की तरह, आज सर पर आए डी ब्रॉगली वेव बना के जाएंगे। तुम्हारा मास ज्यादा है। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब तो याद होना चाहिए युगांडा वासियों, -31 kg। साला जीरो के बाद 30 जीरो, 91। यहाँ से वहां तक आएगा जीरो। अरे बोलो यार ये सोनू, बहुत छोटा मास है। अब तुम दौड़े जा रहे हो, तुम्हारा मास लगा, मान लेते हैं ऐसा करके, कम से कम 50 तो ऑन एवरेज होगा ही। ठीक है, होगा, 50 kg तो होगा। तो अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ, इसीलिए हेवियर पार्टिकल्स के साथ जो वेवलेंथ का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको मीजर ही नहीं कर पाइएगा। आया समझ में? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ काफी छोटा, वेव आपका बनेगा इससे। बन ही नहीं रहा है, समझ आ रहा है? तुम क्या जा रहे हो, वेव बन ही नहीं रहा है। समझ में आया? तो आपसे वेव बनाना पॉसिबल, अब इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम तो उसका वेव बराबर बनता है। आया समझ में? इज इट ओके? तो लिखेगा, लिखेगा, फॉर हेवियर पार्टिकल्स, फॉर हेवियर पार्टिकल्स, फॉर हेवियर पार्टिकल्स, फॉर हेवियर पार्टिकल्स, heavier particles,
wave so formed, wave so formed, wave so formed, W-A-V-E, wave, S-O, so, F-O-R-M-E-D, formed. Waves so formed are very smaller in size, 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 which can't be practically measured, 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 which can't be practically measured. इसको मापना पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना? इसको नहीं मेजर कर सकते हैं आप। इस कारण से ये वेव, अब चाहो तो ये वाला लिख लो आप, रिश्ता क्या कहलाता है। ये चीज लिख लो अपने ईज करने के लिए नोट्स के अंदर। lambda is equals to h by mb and lambda is inversely proportional to h is v. lambda is inversely proportional to क्या v। बोलो यार, चलो ठीक है। तो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m ना, m ज्यादा होगा तो v क्या होगा, m ज्यादा होगा तो lambda क्या होगा, कम। और ऐसे छोटे वेवलेंथ को मेजर करना पॉसिबल नहीं था। चलो, डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए तो बनेगा ही नहीं, किसके लिए बनेगा, छोटे पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बोलो यार यस और नो, क्या आपको मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है क्या, हमारे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए डी ब्रोगली वे हमारे लिए बनता जरूर है, बट इतने कम मात्रा में बन रहा है जिसके आप ना के बराबर मान लो, ठीक है। तो लिखेगा डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, de Broglie equation is applicable for microscopic particles. De Broglie equation is applicable for microscopic particles. De Broglie equation is applicable for microscopic particles. Broglie equation is applicable for microscopic particles. ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, बोलो हाँ या तो लेमडा बराबर, सर सर को ही पहले क्लास दे देते, सर को ही पहले क्लास दे देते, चलिए बैठ जाइए कोई बात नहीं। चलिए, लेमडा और एम के बीच में कैसा रिश्ता कहलाता है, इनवर्स। अब आप बोलते हैं इसके लिए एप्लीकेबल है, बोलो हाँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो लेमडा का वैल्यू जो हम पुराना लिखे हैं वो वापस से एक बार रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं, ठीक ना। ये सब हमारे पास लिखा हुआ है, लिख लो फिर से। लेमडा बराबर क्या आया था, बोलो h बाय पी, और क्या आया था h बाय एम भी, और क्या आया था h बाय रूट अंडर 2m के, और भी कुछ आया था क्या, h बाय रूट अंडर 2m क्यू वी। बोलो यार यस और नो, ये लिखा हुआ था क्या, चलो लिख लो लेमडा के बारे में। लेमडा का सारा फॉर्मूला लिख लो, ऑलरेडी रिटन इन अ नोटबुक, बट आई होप सो ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ से। सर लेमडा और पी का रिश्ता क्या कहलाता है, असली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ड्रॉ कर लो लेमडा पी का रिलेशन, लेमडा और पी का रिलेशन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ, याद करो इन्वर्सली ग्राफ पढ़ाया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ था ये फिजिक्स के अंदर, वही। सारे बच्चे बताना
यहाँ तक के डिस्कशन में जो बच्चे शुरू से इस चीज को पढ़ रहे हैं, लगभग इस बैच में सब कोई शुरू से ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना? जिनका छूट रखा है कोई सेक्शन, कुछ भी टेंशन मत लो, बहुत सारे सेक्शन रिकॉर्डेड हैं, मैं अपलोड उसको भेज दूंगा लिंक, देख लेना। नहीं है सुबह फिर से हो रहा है, अब वापस से देख सकते, ठीक है? सब कुछ कराया जाएगा। फिर से सुन लो सारे बच्चे, शुरू से जितना भी चीज पढ़ाया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, अब तो नहीं पढ़ाएंगे, सुन लो पहले, वो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम आएगा। अब क्वांटम मॉडल बिल्कुल डिफर्ड चीज होता है, उसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़े होते हैं अच्छे खासे, अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और वो बहुत पसंदीदा टॉपिक है। सुन लेना, अभी हम एनसीईआरटी करेंगे साथ ही साथ चैप्टर के, और नीट वाले पेपर करेंगे। उसके बाद हम स्पेशल टाइम 2 से 3 देंगे केवल और केवल सवाल बनाने के लिए, ठीक है? ताकि मेरे चैप्टर में कोई नुक एंड कॉर्नर्स ना छूटे, और मैं सारे स्टेजेस के सवाल करवाऊंगा। एक तो होता है आपका नॉर्मल एमसीक्यूज, एक मल्टीपल चॉइस आएगा, एक मैच द फॉलोइंग रहता है, एसर्शन रीजन रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है, कंप्रीहेंसिव रहता है। सारे लेवल के सवाल टच करेंगे, और वैसे ही पेपर आपके एज इट इज टच होके आएंगे आपके उसमें। मैं डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन देके आपसे खिलवाड़ नहीं करूंगा, आपके साथ हर एक तरह का सवाल रखूंगा, ताकि आपको हर एक तरह का अटेम्प्ट करने आए पेपर को। एक आजकल चला है कंप्रीहेंशन कैटेगरी क्वेश्चन, बताओ आपके बोर्ड्स में भी आता है ना? यहाँ भी आता है, और वो शानदार पेपर तैयार होता है उसमें। उसमें एक कंडीशंस दे देगा आपको, यहाँ तो थोड़ा बोर्ड वाले इजी वाले हो जाते हैं, ये साला वैल्यू बेस्ड आ गया, वैल्यू सबको पता होता है, कुछ नया वो वैल्यू लेके चलाएगा, 2 नंबर वहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे भैया कंप्रीहेंशन टाइप थोड़े तगड़े लेवल के रहते हैं। तो अभी बहुत माइनर माइनर करेंगे। चलो यहाँ से थ्योरी में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां तक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे रखा है, जहां तक नेचर जहां तक दे रखा है, एनसीईआरटी से पूरा इधर से उधर आप पढ़ लें, एक एक चीज पढ़ लें। थ्योरी में कहीं डाउट है तो जरूर पूछ लेंगे आप, ठीक है? क्योंकि आगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसका पार्ट 2 स्टार्ट होगा। अभी तक मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ये फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सा केमिस्ट्री है? अब जो आने वाला है वो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। बहुत सारे फिजिकल के टीचर ही वो पढ़ाते हैं, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्वांटम केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो इनऑर्गेनिक का हिस्सा होता है। हालांकि अलग बात है, उसमें कैलकुलेशन बहुत है, और वो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। तो आप बोला था ना चैप्टर नंबर 2 फिजिकल भी है इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल लगभग ये था, इनऑर्गेनिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ प्लीज एनसीईआरटी से पूरा मुख्य कॉर्नर, टेक्स्ट एक भी नहीं छोड़ना। जो भी टेक्स्ट आएगा आपको होमवर्क बता देता हूँ, जो भी टेक्स्ट पकड़ा जाए, सॉल्व आंसर सब बना लेना है। अभी क्या, अभी खत्म कर लेना यहीं पर नोट्स के नीचे, ठीक है? उसके बाद क्वांटम हम लोग एंटर करेंगे, ठीक? चलो बाय, टेक केयर, छुट्टी रहेगा, बस आया ना, बायोलॉजी है कल, बायो होगा, मैथ्स होगा, बाद बाकी सब बंद रहेगा। चलो बाय। फिक्स कर दूंगा टाइम यार बात करके, मैंने टाइम बताया था ना, 8:30 से 10, 10 से 11:30, बायो का 10 बजे से ऐसे 8:30 बजे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।